नहीं है इन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, ABC ही कहेंगे इसको, तो है ना कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL भी कह देते हैं, गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या। तो ये भी आपकी वही कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही आधारित है, रचनावाद पर ही आधारित है, ठीक है ना। क्वेश्चन में नॉट होना चाहिए था, मुझे भी लग रहा है इसमें मिसिंग है कहीं तो नॉट, तो देखिएगा एक बार चेक कर लेंगे उसको अगर नॉट हुआ तो, क्योंकि वो डिसेबिलिटी वाला पॉइंट भी पूरी तरह से गलत नहीं था, बट अगर सबसे बेहतर ऑप्शन चूज करते तो फिर हमारा इंपेयरमेंट वाला ही था। मुझे भी लग रहा है इसमें नॉट होना चाहिए था, एक बार चेक कर लेंगे। लोग कमेंट कर रहे हैं हैप्पी टुडे निशा जी। निशा जी मुझे ही बहुत दिनों बाद मिली हैं, मैं ही पता नहीं कौन सी दुनिया में थी इतने टाइम से। इन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम यानी गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या में द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैव टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज, यानी शैक्षिक अधिकारियों द्वारा गतिविधियों की सूची का मानकीकरण एकदम स्टैंडर्डाइज्ड बना दो, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस चले जाते हैं। जैसी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, मानकीकृत होती हैं, भाई आपको तो एक्टिविटी बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हर दिन अलग अलग तरह से आप प्लान कर सकते हैं, उसको मानकीकृत नहीं बना सकते ना कि बस यही एक्टिविटी होगी, इतनी ये एक्टिविटी होनी है, तो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं करेंगे। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज जितनी भी चीजें होती हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कमी हो जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। मानकीकरण जब हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि वो मानकीकरण बड़ी पॉपुलेशन के लिए है। अगर मान लीजिए हम केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम ले रहे हैं या सीटेट का एग्जाम ले रहे हैं, तो 20 लाख लोग मान लीजिए अगर दे रहे हैं, केवीएस में तो नहीं है ऐसा, तो उस केस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे उतना फोकस नहीं जाता कि इस व्यक्ति की क्या नीड्स हैं, ये किस तरह से, मान लीजिए कोई बच्चा हो जो ओरली ज्यादा अच्छे से सुना दे, लेकिन हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हम ध्यान नहीं रख पाते स्टैंडर्डाइज में, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना होता है, ठीक। एक्टिविटीज आर डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन, यानी जो सत्र प्रारंभ होने से ही गतिविधियां जो है पहले से निर्धारित हो जाती हैं। चलो कुछ हद तक हम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं, कुछ एक्टिविटीज आपकी जब चल रहा होगा सेशन आपका तब भी आ सकती हैं। द होल सिलेबस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिविटीज, द टीचर्स रोल इज मिनिमम, ऐसा नहीं है कि टीचर का रोल फैसिलिटेटर का यहां पर है, ठीक। तो बेहतर ऑप्शन क्या है, द होल सिलेबस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिविटीज, पूरा पाठ्यक्रम गतिविधियों में रूपांतरित कर दिया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब ये जो नॉर्मल सिलेबस है उससे डिफरेंट हो गया, इसका पूरा बेस आधार क्या है, एक्टिविटी है, कि हम डिफरेंट एक्टिविटीज से पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि जो होल सिलेबस है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एक्टिविटीज में, कि बच्चा एक्टिविटीज के थ्रू सीखेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज डिसाइडेड इन एडवांस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन, कि सिर्फ सेशन के स्टार्ट से पहले ही होंगी। ये ऑप्शन उतना बुरा नहीं था कि हम इसको बिल्कुल नेगेटिव कह दें, क्योंकि पेडागोजी में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कट टू कट मना हो जाए बाकी के तीनों ऑप्शन। लैंग्वेज का भी फर्क आता है, कॉन्सेप्ट में सब्जेक्टिविटी होती है, कई बार हमें बेहतर ऑप्शन चाहिए, चार में से वही वाला रूल लागू होगा। आप अपने लिए किसी को पसंद कर रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, आपको बेस्ट चाहिए बाकी ऑप्शंस में, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर वही दिलाएगा आपको, ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। एक टास्क बेस्ड लर्निंग भी है, ये तो ABL हुई आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये सब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है आपकी रचनावादी, उससे ही प्रभावित हैं, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखने की बात करते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग होगी यहाँ पे। टास्क बेस्ड लर्निंग TBL में क्या होता है, एक टास्क दिया जाएगा, टास्क को आधार बनाया जाएगा, प्रेजेंटेशन होगी, एक इस टास्क पे फोकस करेगा, प्लानिंग करी जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, प्री टास्क क्या है, इसमें 3 स्टेजेस हैं कि टास्क से पहले बच्चे को एंगेज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्सप्लोर करा रहे हैं, फिर टास्क के टाइम पे उस टास्क पे फोकस होगा, फिर उसके बाद रिव्यू या इवैल्यूएशन, जैसा कि हर जगह पे होता है कि वो टास्क कितना एक्यूरेटली कर लिया गया है, ये चीज होती है टास्क बेस्ड लर्निंग में, TBL हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL के कुछ सिद्धांत हैं बेसिक। ABL में हमने क्या देखा, पूरे सिलेबस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्टिविटी बेस्ड चीजों पे। जैसे अभी ये उड़ने का कॉन्सेप्ट किससे, एक एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, है ना। कोई समाज में कोई समस्या चल रही है, उसका नुक्कड़ नाटक से सीख रहे हैं अगर जो कॉन्सेप्ट है, तो यानी सारे सिलेबस को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक्टिविटी में, तो वो एक्टिविटी बेस्ड हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या सीखेंगे, प्रतीक्षा बताइए, कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के कुछ 5 सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक्ट एज अ गाइड रेदर देन अ लेक्चरर, ये हमें वैसे भी ध्यान रखना है कि लेक्चर मेथड को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। लेक्चर मेथड कब अच्छा है, व्याख्यान विधि कब अच्छी है, इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। जैसे अभी जो स्थिति है हमारी थोड़ी बेटर है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है आज की दुनिया में, अदरवाइज आज से 20-30 साल पहले हम क्या देख रहे हैं, आज भी बहुत सारी जगह पे चॉक का इस्तेमाल किया जाएगा और टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन इसका फायदा क्या है कि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम समय में डिलीवर कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन यानी ज्यादा बड़े जो स्टूडेंट्स की संख्या अगर बहुत ज्यादा है, तो आप 1000, 2000
200-500 लोगों को भी लेक्चर दे सकते हैं अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें तो इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं। बहुत ही पुरानी विधि है, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये पैसिव बना देती है बच्चे को, टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक, तो हमें यहाँ पे, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म आधारित है, एक तरह से रचनावाद, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेगी, नाम ही है एक्टिविटी बेस्ड, यानी प्रतिक्रिया की या सक्रियता की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे टीचर को एक गाइड के रूप में वो करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट, ना कि एक लेक्चरर के रूप में कि जो बस ज्ञान देकर के चला जाए। गाइड या फैसिलिटेटर क्या होगा, जो उनके बीच में रह के नॉलेज को क्रिएट करा सके, फैसिलिटेट कर सके, जिन चीजों की जरूरत हो वहां पर वो अवेलेबल कराई जाए। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स, ये जरूरी है कि डिस्कशन यानी चर्चा की जाए, परिचर्चा की जाए, डिबेट्स हो क्लासरूम में, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बात कर पाए। ठीक, एनकरेज स्टूडेंट इंटरेक्शंस, बच्चे भी आपस में इंटरेक्ट कर पाए, ग्रुप बना करके कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें, डिबेट करें, 70 एक्टिविटीज हो सकती हैं। बी फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव, जितना हो सके कुछ नई एक्टिविटीज, कुछ डिफरेंट सोचना है, लीक से हटके सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन होना चाहिए, एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, डिफरेंट वेज को हम यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोर इंटरैक्टिव ऑनलाइन टूल्स, यानी आजकल के समय में हम जब डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसमें डिजिटल लिटरेसी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, तो ये जरूरी है कि हम आईसीटी का, डिजिटल लिटरेसी का प्रयोग करें, ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग करें, बच्चों को अलग अलग वीडियोस दिखा सकते हैं, वर्चुअल एक्सपीरियंस दे सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड अ टीचर यूज टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी और एक्टिविटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक टीचर की एक बच्चे की क्षमता कि वो कितना बेहतर करेगा किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी में, किस तरह के टेस्ट से मेजर हो पाएगी। ठीक है ना, मुसाफिर कह रही मैम इग्नोर मत करो प्लीज, क्या पूछ रहे हो भाई, है ना, क्वेश्चंस मैं कम ही ले रही हूं, ठीक है ना, क्वेश्चंस मैं कम ही ले रही हूं, हमारा फोकस इस बात पे है कि समय कम है तो हम पढ़ लें। आपके पीछे ऑप्शंस छिप जाते हैं, लो हम साइड ही हो जाते हैं, ऑप्शंस देख लीजिए फटाफट से। देखिएगा, अगर हम बात करें 57% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड अ टीचर यूज, किस तरह का टेस्ट टीचर को यूज करना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की एबिलिटी क्या है टू परफॉर्म वेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी और एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी में या किसी एक फील्ड में या किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा कितना अच्छा कर सकता है, उसके लिए किस तरह का टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट कई लोग इसमें कह रहे हैं, बट एप्टीट्यूड टेस्ट जब तक आपका किसी एक स्किल को जज करने की बात ना हो तब तक एप्टीट्यूड टेस्ट के चांसेस कम होते हैं कि वो आंसर में होगा। ठीक है ना, हेलो मैम आई एम गेटिंग 100 मार्क्स ओनली प्लीज गाइड, पता नहीं कितने, अच्छा अलार्म लगे हुए हैं, देखिएगा, हेलो मैम आई एम गेटिंग 100 मार्क्स, अमन कह रहे हैं, अमन 100 मार्क्स के आसपास भी जो लोग हैं ना उनको दबा के मेहनत करनी चाहिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, प्रैक्टिस जो चल रही है उसको अच्छे से कर लेना चाहिए, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी इनको बहुत अच्छा कर लो अगर आपका पीआरटी है तो, है ना, होप तो छोड़नी नहीं है, अब तो ये तो सोचना ही नहीं है कि मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो कहीं नहीं आएंगे, अब तो पढ़ो बस जितना हो सके। ठीक, तो अगर हम यहां देखें तो हम ये कह रहे हैं कि आपके हिसाब से एप्टीट्यूड बन रहा है, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसलिए देखा जाता है कि कितना अचीव कर लिया, जो भी ऑब्जेक्टिव शुरुआत में जब क्वेश्चन पूछे कि जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित हुए थे वो किस हद तक अचीव हो पाए हैं, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होगा, लैंग्वेज का अंतर है थोड़ा सा। एंड इंटरेस्ट इन्वेंट्री में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, तो यहां पे हम मल्टीपल क्वेश्चंस की एक लिस्ट नहीं दे रहे बच्चे को। एप्टीट्यूड टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट, इस केस में ये परफॉर्मेंस टेस्ट होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क या किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में किस हद तक बच्चा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कितना उसने अचीव किया हुआ है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। किसी एक स्किल में वो कितना अच्छा है, मान लीजिए टीचिंग भी क्या है, एक एप्टीट्यूड है, तो आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए कि आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप सिंगिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा किसी एक करियर या किसी एक स्किल को एक्वायर करने की आपके अंदर जो एबिलिटी है उसके लिए टेस्ट होता है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो यहां पे सिंपली इन्होंने पूछा है किसी भी एक्टिविटी, कोई भी स्टडी भी हो सकती है, आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, ये परफॉर्मेंस टेस्ट तय करेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,